हाँ गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। क्या हाल चाल है? आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड के बारे में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं। स्वागत है। कैसे हो सबका? क्या हाल चाल है? एक नई जोश और नए एनर्जी के साथ हम आपके साथ फिर से आ गए हैं। आज हमारी क्लास होने वाली है टीचिंग विधियां यानी मेथड, यानी टीचिंग का मेथड के बाद में आज साथियों हम समझने वाले हैं। इन सबको साथियों हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या हाल चाल है? कैसे हैं? एक बार सब लोग अपनी अपनी हाजिरी लगा दीजिए और फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। अच्छी तरीके से समझ समझकर साथियों चीजों को शुरू करेंगे। मैं कमेंट वगैरह देख लेता हूं आप लोगों के। एक बार सब लोग अपनी अपनी हाजिरी लगा दीजिए, क्योंकि जब तक आप हाजिरी नहीं लगाओगे मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन कौन क्लास में आ गया है और कौन कौन क्लास में नहीं आया है। हाय, ओके, हाय मनोज, हाय काजल, हाय निशा, हाय मनीषा, हाय पंकज, मालती, निकिता, सारे दोस्त हैं वो फटाफट से आ जाइए। हम पढ़ेंगे साथियों टीचिंग मेथड यानी टीचिंग स्किल के बारे में। फटाफट से आ जाइए। ये सवाल, ये जो प्रश्नावली, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम पढ़ रहे हैं इस समय। आपके सामने जो हम पढ़ रहे हैं साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। नमस्कार सबको, नमस्कार सबको, नमस्कार सबको, मेरे साथियों को, दोस्तों को, बंधुओं को, सखाओं को, सहेलियों को, सबका मेरी तरफ से खूब खूब आपको नमस्कार है, प्रणाम है। आ जाइए। आज हम पढ़ेंगे साथियों टीचिंग मेथड के बारे में। कि टीचिंग मेथड क्या है, इसको साथियों समझने का प्रयास करते हैं। सर क्लास पीडीएफ भी दे दीजिएगा जल्दी, बहुत जल्द मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। पहले समझो शिक्षण विधियां क्या है। क्या है शिक्षण विधि? देखो क्या होता है कि जैसे आप किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, मेरी तरफ देखो, आप किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। अब भाई प्रोफेसर बनने के कुछ नियम होते हैं पढ़ाने के। कोई नियम तो ऐसा है आप बैठकर बात कर रहे हो, किसी नियम में क्या है कि आप दिखा दिखा कर समझा रहे हो, किसी चीज में आप डायरेक्ट किसी का व्याख्यान कर रहे हो, और किसी चीज में आप प्रैक्टिकल करके समझा रहे हो। यानी कि किसी भी टॉपिक को समझाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर टॉपिक कोई ऐसा हो जिसकी व्याख्यात्मक हो, जैसे कि मैं हिंदी में मान लो कविता पढ़ा रहा हूं, तो अगर मान लो मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूं तो बहुत ज्यादा व्याख्यात करूंगा। खैर अभी जो यूजीसी नेट के लिए तो हम बहुत ज्यादा व्याख्यात नहीं करते, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। मैं उसकी बैठकर व्याख्या करूंगा। एक बार नायिका ऐसे आई, नायिका नीचे से इतनी सुंदर, ऊपर से इतनी सुंदर, नायक इतना हैंडसम था हमारा, नायिका ने ये कर दिया, अरे भाई इस तरह, ये पूरी व्याख्या चल रही है। ठीक। अगर मैं आपको कोई ऐसी चीजें समझा रहा हूं, ये मोबाइल के बारे में समझा रहा हूं, तो भाई ये मोबाइल के अंदर ये डिस्प्ले है, ये कैमरा लग रहा है, ये नहीं दिखाकर भी समझा रहा हूं। यानी विधियां जो होती है ना, वो मेथड होते हैं, वो बहुत तरीके के होते हैं। यानी विधियां हैं, जो मेथड हैं, वो साथियों बहुत तरीके के होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षक केंद्रित विधियों के बारे में। और शिक्षक केंद्रित विधि कौन कौन सी है, आइए उनका हम समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, सबसे पहले देखिए, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय पाठ्य वस्तु को सरल और बोधगम्य बनाने के साथ ही विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने हेतु जिन परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें शिक्षण विधियां कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? शिक्षण विधियां कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? शिक्षण विधियां। उनको कहते हैं साथियों शिक्षण विधियां। आइए, ये शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, एक बार आप बात कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियों की। सबसे पहला व्याख्यान विधि, लिखो, लिखिए व्याख्यान विधि। एक नंबर लिखिए, नोट करते जाइए। आप लोग कहते हो ना कि सर नोट्स बनाने हैं हमें, आपके लिए नोट्स ही बनवा रहा हूं, लिखते जाइए। फिर मैं चीजों की व्याख्या बाद में कर दूंगा। पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों के लिए नोट्स बनाते हैं। शिक्षण विधि का एक व्याख्यान विधि, और एक हो गया साथियों प्रदर्शन। मैं समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन व्याख्यान विधि का मतलब है दिखा दिखाकर किसी चीज के बारे में बतलाना। ये मैं आपको समझा दूंगा, आप इसके लिए चिंता ना करें। व्याख्यान प्रदर्शन विधि। एक विधि है साथियों ऐतिहासिक विधि।
मैं सबके बारे में समझा दूंगा, लिख लो आप तो ऐतिहासिक विधि, क्योंकि ये एग्जाम में ना डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ये एग्जाम में क्या होती हैं, ये डायरेक्ट पूछी जाती हैं, इसलिए साथियों। एक होता है अन्वेषण विधि, अन्वेषण मतलब शोध होता है एक प्रकार से, अन्वेषण विधि। एक होता है साथियों अन्वेषण विधि, अन्वेषण का मतलब होता है शोध। एक होता है प्रयोजन विधि, नोट करते जाइए सबको। ऐतिहासिक विधि, अन्वेषण विधि, एक होता है प्रयोजन विधि, एक होता है निरीक्षण विधि, लिखते जाइए। 7वें नंबर पर जो विधि आएगी वो साथियों क्या है, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि। ये कुछ विधि हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो टीचिंग मेथड विधि है, यानी शिक्षण की ये विधियां हैं। इन्हीं विधियों को आज साथियों हम एक एक करके बारीकी से समझने वाले हैं। शुरू करें, चलिए। तो ये हमने देख लिया कि शिक्षण विधि का मतलब क्या है, कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय कक्षा में पाठ्यक्रम को सरल तरीके से बोधगम्य बनाने हेतु विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने का काम किया जाता है। यही साथियों क्या है, शिक्षण विधि कहलाता है। क्या कहलाता है ये, शिक्षण विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, शिक्षण विधि कहलाता है। ओके, ठीक। सर नोट भी अभी तक दे देंगे, सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, हम नोट्स वगैरह की चिंता ना करें। तो ये चीजें आपने नोट कर ली हैं गाइज, सबने नोट कर ली ये चीजें, आगे बढ़े। अब यहां से आगे एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है यहां से आगे, आइए साथियों हम बात करते हैं शिक्षण केंद्रित विधियों के बारे में। अब देखो क्या होता है कि शिक्षक है ना, कुछ ऐसी विधियां होती है जो शिक्षकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इसे कहते हैं शिक्षक केंद्रीय विधि। जैसे मैंने अभी जितनी भी आपको विधियों के नाम बताए हैं, ये क्या है, ये सारी विधि वो है जो शिक्षक केंद्रीय विधि है, यानी जिसमें शिक्षकों को ध्यान में रखा गया हो, इनको शिक्षक केंद्रीय विधि कहा जाता है। ठीक है, एक बार लैपटॉप को मेरे पास में ले लेता हूं, ताकि मुझे कमेंट वगैरह ठीक से दिखने लग जाए, क्योंकि वहां पर मुझे ना कमेंट नहीं दिख रहे थे ठीक ढंग से, तो मुझे कमेंट देखने में डिस्टरबेंस हो रहा था। अच्छा, चलिए। हाय निकिता, श्वेता, शिव शंकर, सबके कमेंट पढ़ेंगे, एक बार आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए। सर हिंदी के नोट्स शेयर नहीं होते हैं, कैसे पीडीएफ निकालें? बेटा होते हैं, हिंदी में फैसिलिटी मैंने दे दी गई है प्रिंट करवाने की, शेयर करने की भी। आप ऐसा करो, पीडीएफ ओपनिंग का कोई वो कर लो, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, पीडीएफ ओपनिंग या फिर एडोबी पीडीएफ, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो पीडीएफ का, उस सॉफ्टवेयर में ओपन होंगे तो शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आइए, शिक्षण केंद्रित विधि क्या है। इस विधि में शिक्षण कार्य करते समय कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से औपचारिक और कठोर होता है। देखो औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियली। अगर मान लो आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आप कॉलेज के नियम के अनुसार ही पढ़ाओगे, यानी कि हर चीज क्या होगी, ऑफिशियली होगी। यानी औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियली। इस विधि में शिक्षण कार्य करते समय कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से औपचारिक और कठोर होता है। विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के सवाल रहते हैं, उन्हें कुछ सवालों के उत्तर मिल जाते हैं और कुछ के नहीं। इसी वजह से उनकी सहभागिता सिर्फ व्याख्यान को सुनने तक ही सीमित रहती है। अतः शिक्षण केंद्रित विधियों को आदेशात्मक विधि भी कहते हैं। इज द मोस्ट, ये साथियों 5 स्टार बना लो इसके सामने, ये मोस्ट है। क्या है ये, 5 स्टार बना लीजिए इसके सामने। क्या कहते हैं, शिक्षण केंद्रित विधियों को अनुदेशात्मक विधि भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो शिक्षण केंद्रित विधि में क्या होता है, जैसे मैं अभी लगातार आपसे बात कर रहा हूं, आपके कमेंट को नहीं देख रहा हूं,
ये भी शिक्षण केंद्रित विधि है, क्योंकि मैं अपने अनुसार पढ़ा रहा हूं, आपके अनुसार आपके कमेंट वगैरह नहीं देख रहा, ना ही मैं आप लोगों से इस समय बात कर रहा। ये क्या है, एक प्रकार से अनुदेशात्मक प्रवृत्ति है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। कौन सी प्रवृत्ति है? अनुदेशात्मक प्रवृत्ति कहते हैं इसको। किसे कहते हैं? शिक्षक केंद्रित विधि कौन से है? ये अनुदेशात्मक प्रवृत्ति। ओके गाइज, पेपर 1 के नोट्स अभी डाले नहीं है मैंने। एक बार इस चीज को समझो आप, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब आपसे कोई पूछेगा कि अनुदेशात्मक विधि क्या है, यानी शिक्षक केंद्रित विधि है, उसी को ही अनुदेशात्मक विधि कहते हैं। शिक्षक केंद्रित विधि को ही अनुदेशात्मक विधि कहते हैं। शिक्षक केंद्रित विधि को ही अनुदेशात्मक विधि कहते हैं। शिक्षक केंद्रित विधि क्या होती है? शिक्षक केंद्रित विधि का मतलब ये होता है जहां पर एक पक्ष टीचर अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख देता है और छात्रों की बातों को उतनी ज्यादा नहीं सुनता जितनी ज्यादा सुननी चाहिए। जैसे कोई व्याख्यान है, लगातार बोलता जा रहा हूं, जैसे मैं अभी 10 मिनट से लगातार बोल रहा हूं, ये शिक्षण केंद्रित विधि है। मैं आपके कमेंटों को कंसिडर नहीं कर रहा, मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूं। ये क्या है? अनुदेशात्मक विधि या शिक्षण विधि है। क्या आप इसके प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ चुका है कि अनुदेशात्मक विधि या शिक्षण विधि क्या होती है? फिर आगे बढ़ूंगा, अन्यथा आगे नहीं बढ़ूंगा। देखो, मेरी क्लास का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने नहीं पढ़ा हो। इसलिए मुझे बताया करो कि सर ये समझ आ रहा है कि या समझ नहीं आ रहा है, ध्यान रहे। आ गया समझ सबको? देखो, झूठ मूठ का मत बोल लो। अन्वेषण विधि क्या होती है? रजनी शुक्ला। अरे भाई, होली के गीत, होली के दिन होली के गीत गाओ, दिवाली के मत गाओ। मैंने अभी अन्वेषण विधि समझाई नहीं है। जो मैं समझाऊं सिर्फ उस पर ध्यान देना है, ना आगे ना पीछे, कहीं नहीं। ज्यादा शाणे मत बनो। जितना मैं सिर्फ इतना पूछा है कि क्या आपको अनुदेशात्मक विधि समझ आ गई, सिर्फ इसके बारे में लिखना था। अन्वेषण आगे समझाने वाला हूं, आगे मत चलो। ठीक। चंद्रकांता, अपना दिमाग थोड़ा खोल के रखो बेटा। अगर दिमाग नहीं खोलोगे, इसकी सजा यह है कि क्लास को दोबारा देखना। सजा यह है कि क्लास को दोबारा देखना। क्लास में एक्टिव होकर देखा करेंगे आप, सारे लोग एक्टिव होकर। एक बार फिर से बतला रहा हूं, मेरे एक एक्टिव होकर देखा करो। शिक्षण केंद्रीय विधि का मतलब क्या होता है कि जहां पर टीचर अपनी बात को रखता है आपके सामने और आपके बातों को उतना नहीं सुनता है। जैसे व्याख्यान विधि शिक्षण केंद्रीय विधि होती है, जहां पर टीचर अपनी व्याख्यान देता है, बात करता रहता है। जैसे मैं अभी लगातार आपकी बात कर रहा हूं, लगातार पढ़ा रहा हूं, आपकी बात नहीं सुन रहा। इसे कहते हैं टीचर सेंट्रिक मेथड, और इसी को कहते हैं साथियों अनुदेशात्मक विधि। इसी को कहते हैं अनुदेशात्मक विधि, यानी टीचिंग मेथड और अनुदेशात्मक विधि एक ही है। ठीक है? क्या है? अनुदेशात्मक विधि है। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ लगी होंगी। अब आगे बढ़ूंगा। शिक्षक केंद्रीय विधि में शिक्षक द्वारा व्याख्यान दिया जाता है, कुछ विद्यार्थी उस व्याख्यान को समझ पाते हैं और शिक्षक के साथ प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया में सहभागी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ व्याख्यान को सुनते हैं लेकिन इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इसे कहते हैं साथियों अनुदेशात्मक विधि। क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं अनुदेशात्मक विधि। इसको क्या कहते हैं? अनुदेशात्मक विधि। क्या कहते हैं इसको? अनुदेशात्मक विधि, जिसमें अनुदेश दिया जाता है। क्या है साथियों? इसी को कहते हैं अनुदेशात्मक विधि। बात समझ लग गई? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है। वो चीजें क्या है, आइए उस पर हम बात करते हैं। शिक्षक केंद्रित विधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले जो मैंने इतनी सारी विधि लिखाई उनके भाग थे जो मैं आपको समझाऊंगा। शिक्षक केंद्रित विधि 3 प्रकार की होती है। पहली है व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि और ऐतिहासिक विधि। जो मैंने आपको इतनी सारी बातें लिखाई थी, इनके भाग थे वो।
चलिए लिखिए, शिक्षक केंद्रित विधि मुख्यतः 3 होती हैं। लिखो 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 लिखो। शिक्षक केंद्रित विधि मुख्यतः 3 होती हैं। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, थर्ड वन ऐतिहासिक विधि। अब हम एक एक चीज की यहां पर व्याख्या करेंगे। अब हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ व्याख्यान विधि। अब हेडिंग बनाओ व्याख्यान विधि का हेडिंग बनाइए। चलिए व्याख्यान विधि की हेडिंग बनाओ कि व्याख्यान विधि क्या है। हेडिंग बनाइए व्याख्यान विधि। शिक्षण केंद्रित मेथड के अंतर्गत शिक्षक केंद्रित विधि या मेथड के अंतर्गत व्याख्यान विधि को रखा जाता है। गुड मॉर्निंग बच्चा। व्याख्यान विधि को रखा जाता है भारतीय समाज में। भारतीय समाज में व्याख्यान विधि को पौराणिक समय से, व्याख्यान विधि को पौराणिक समय से किस्से, कहानियों, पहेलियों, के द्वारा गुरु ऑब्लिक शिष्य, गुरु ऑब्लिक शिक्षक एक बार अपने छात्रों के लिए इस विधि का प्रयोग करता था। मतलब बेसिकली जो ये जो विधि है ना, इसमें शिक्षक अपने छात्रों को जैसे कोई कहानी सुना रहा है। मतलब मान लो कि कोई कहानी सुना रहा है, भाई एक जमाने में एक राजा था और उस राजा ने शिकार खेलने चला गया। जंगल में उसको एक सुंदर कन्या दिख गई और वो कन्या को अपने साथ ले आया, उसको बेटी बनाकर रखने लगा, उसकी शादी कर दी, उसका विवाह कर दिया, उसके विवाह में ये किया वो किया ये किया। अब इसमें पता क्या है, टीचर अपनी स्टोरी सुना रहा है और सारे लोग सुन रहे हैं। यानी कि एक्टिव आदमी कौन है? शिक्षक है। बहुत कम लोग ही हैं जो उसके साथ इनबिल्ड होने वाले हैं। तो इस प्रकार के मेथड को क्या कहते हैं? व्याख्यान विधि कहते हैं। लाडो, लाडो गुड मॉर्निंग। मेरी बच्ची कब की सो रही है? आज तो पूरी रात सो लियो शेर। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग। एक आपको मैं बाहर छोड़ के आता हूँ। चलो दीदी, शेर जगाओ, शेर जगाओ, शेर।
चलिए, ओके। तो मेरे फोन में अपना प्रोफेसर ऐप क्यों अपलोड अपडेट मैसेज आ रहे हैं और कल से ही क्लास लेट से ज्वाइन हो रही है। दिव्या मिश्रा, हाँ, डाउटिंग के लिए क्लास रख लेंगे। व्याख्यान विधि का मतलब मैंने समझा दिया कि व्याख्यान विधि क्या होती है। व्याख्यान विधि का मतलब आप समझ चुके हो कि जहां पर शिक्षक अपनी बात को कहता है और स्टूडेंट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते उस बात में, उसे कहते हैं व्याख्यान विधि। क्या कहते हैं उसको? व्याख्यान विधि साथियों कहते हैं। अब व्याख्यान विधि के कौन कौन से बेनिफिट है, व्याख्यान विधि के गुण क्या क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। विषय वस्तु को कम समय में तेज गति से पढ़ाया जाता है। व्याख्यान विधि का मतलब क्या होता है कि मैं एक साथ बोल रहा हूं। जैसे अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे और मैं भी इन्वॉल्व रहूंगा तो चीजें में समय लग जाएगा। तो क्या होता है व्याख्यान विधि में, आप केवल सुन रहे हैं और मैं केवल बोल रहा हूं, तो जल्दी 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 हम विषय वस्तु को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं, आप भी बीच में टोका टाकी कर रहे हो, आप कुछ अलग बात कर रहे हो, मैं कुछ फिर उसका जवाब दे रहा हूं, आप, तो फिर हम टॉपिक पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो विषय वस्तु को तेज, द्रुत का मतलब होता है तेज, जो होता है द्रुत, इसका मतलब होता है तेज। जैसे द्रुतगामी, तेज गति से चलने वाली। द्रुत शिक्षण द्वारा पढ़ाया जाता है। प्रभावशाली व आकर्षक शिक्षण विधि है। जो इसको क्या है, ये प्रभावशाली आकर्षण शिक्षण विधि है। मितव्ययी विधि, यानी कम लागत की में विद्यार्थी अत्यंत लाभ इसमें होते हैं। मितव्ययी का मतलब इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है। प्रेरणात्मक शिक्षण विधि है। तथ्यात्मक जानकारी को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है और विषय वस्तु की क्रमबद्धता की उत्तम विधि इसको माना गया है। ये है इसके गुण व्याख्यात्मक विधि के। यानी व्याख्यात्मक जो विधि है साथियों, वो कहीं न कहीं क्या मानी जाएगी, व्याख्यान विधि को कहते हैं। इसमें कम लागत होती है। एक है जैसे प्रदर्शन व्याख्यान विधि। भाई नमस्कार। देखो ये क्लास का टाइमिंग वैसे 10 बजे है, बट अभी क्या है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। मॉर्निंग में जब भी जगता हूं ना, मेरे गले में दर्द रहता है, जुकाम लग गई थी मुझे। एक्चुअली मैं ट्रेवल कर रहा था ना, जयपुर वगैरह 5-6 दिन कहीं बाहर गया था, तो मुझे थोड़ा सा जुकाम लग गया। उसकी वजह से जब मैं सुबह जगता हूं मेरे गले में दर्द रहता है, बोल नहीं पाता, मतलब तो थोड़ी देर गर्म पानी पीता हूं, उसके बाद में थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो इस क्लास को 10 बजे ही समय है, लेकिन मैंने इस क्लास को 12 बजे पर शिफ्ट कर दिया है, कुछ दिनों के लिए, 2-5 दिनों के लिए, जब तक मुझे पूरी तरह से रिलीफ नहीं हो जाता। तो अभी क्लास 12 बजे ही चलेगी। ओके योगिता, इसलिए बेटा थोड़ा समय का अभाव चल रहा है, समय का थोड़ा सा दिक्कत है, इधर उधर हमारा समय हो गया था, नहीं वैसे समय अपना फिक्स टाइम पर होता है। अच्छा, अब देखो एक होता है साथियों प्रदर्शन विधि। जैसे एक होती है व्याख्यान विधि और एक होती है प्रदर्शन व्याख्यान विधि। प्रदर्शन व्याख्यान विधि का मतलब ये कप है,
इस कप की मैं व्याख्या करूंगा, भाई ये कप इस तरीके का है, इसमें ये बनावट है, इस कप में ये है, इस कप में वो है, इस तरीके से पानी भर, यानी व्याख्या भी कर रहा हूं और उसको दिखा भी रहा हूं। तो उसमें खर्चा लगता है कि आप आइटम को रखोगे। जैसे अभी मैं मोबाइल के बारे में बात करूं, भाई मोबाइल एक बहुत शानदार चीज है, फोन किए जा सकते हैं, उसमें कैमरा है, उससे तुम मैसेज कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो मोबाइल में। ये मैंने डायरेक्ट व्याख्यान विधि में कह दिया। अब मुझे एक अगली विधि है व्याख्यान प्रदर्शन विधि। व्याख्यान प्रदर्शन विधि का मतलब है कि मुझे मोबाइल हाथ में लेना पड़ेगा और इसमें मोबाइल के बारे में व्याख्या करनी पड़ेगी। इसका मतलब इसकी कॉस्ट तो लगी ना खरीदने की, इसलिए महंगा है। व्याख्यान विधि सस्ता है और दूसरी विधि है जो साथियों महंगी है। सरोजनी कह रही है कि संप्रेषित मतलब क्या होता है? संप्रेषित का मतलब होता है जो मैं आपसे बात कह रहा हूं वो आप तक पहुंच रही है, संप्रेषण है। इसको कम्युनिकेशन करना संप्रेषण है। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण है। इतनी सरल चीज को सीखना जरूरी है आपको, ठीक। तो व्याख्यान विधि के गुण भी आप लोगों ने समझ लिए कि व्याख्यान विधि के गुण क्या है। अब व्याख्यान विधि के दोष क्या है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। व्याख्यान विधि के दोष क्या है समझ लेते हैं। अधिगम सिद्धांत करके सीखने का अनुकूल नहीं है। एक बात बताऊं, करके सीखना, एक काम तो क्या है कि आप किसी के मुंह से सुनो, और दूसरा काम क्या है कि आप देख कर सीखो या करके सीखो। तो करके सीखने में ज्यादा अच्छी तरीके से याद होगा। जैसे मैं आपसे क्या कहता हूं, यार नोट्स बनाओ आप लोग, मैं ये तो कहता हूं आपसे खुद के हाथ से लिखो। जितना खुद को रगड़ोगे उतने ज्यादा सीखोगे। मेरे यही वर्डिंग रहते हैं हमेशा कि जितना रगड़ोगे खुद को उतना ही सीखोगे। मैं हमेशा यही कहता हूं आप लोगों से। तो भाई साहब क्या होता है कि इसमें सीखने के अनुकूल वाली अधिगम सिद्धांत करके सीखने के अनुकूल नहीं है। विज्ञान संकाय के गणित विषय के शिक्षण में ये अप्रभावी है। क्या है? अप्रभावी। हाँ यार, ये ऐसा नहीं कि अगर देखो क्या है कि जो गणित विषय होता है ना उसमें ये प्रभावी नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, व्याख्या के माध्यम से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल शिवानी, बिल्कुल जल्द ही समय बदलेंगे। बिल्कुल सब बदल लेंगे भाई, है ना, बिल्कुल समय बदल लेंगे। चलिए, तो व्याख्यान विधि में एक तो अधिगम सीखने में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा क्या है कि गणित जैसे चीजों को व्याख्यात्मक विधि में नहीं सीख सकते, क्योंकि व्याख्या विधि में केवल बोला जाता है। और क्या दोष है इसके? तार्किक शक्ति के विकास में बाधक है। तर्क उतना अच्छे से नहीं कर पाते इसमें। विद्यार्थी समूह निष्क्रिय है, सिर्फ सुनता है। जैसे व्याख्यान विधि में क्या होता है कि बच्चे सिर्फ सुनते हैं, निष्क्रिय होकर सुनते हैं। किसी किसी को नींद आ जाती है, किसी किसी को नींद आ जाती है। क्या लेना है? हाँ, तो व्याख्यान विधि साथियों इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारे लोग सिर्फ सुनते हैं, एक्टिव नहीं रहते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बाधक है। स्वतंत्र चिंतन का पूर्ण अभाव है, क्योंकि आप स्वतंत्र होकर सोच नहीं रहे हो, आपको जो बोल रहा है उसको आप सुन रहे हो। सिर्फ शिक्षक पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति में बढ़ जाती है। शिक्षक का स्वयं सिद्धि व्यक्ति की तरह व्यवहार करना, प्रभुत्व दिखाना। इसमें क्या है कि टीचर अपने विचारों को आपके ऊपर थोपने लगता है और अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ज्ञानी हूं, ऐसा भाव टीचर के मन में आने लगता है। शिक्षण कौशल के सिद्धांतों के विरुद्ध होता है। तो अब बताओ, व्याख्यात्मक विधि का मतलब समझ गए होगा। देखो क्या है कि जब हम कॉलेज में जाएंगे, जब आप कॉलेज में पढ़ोगे, जब आप कॉलेज में पढ़ाओगे, जब कॉलेज में पढ़ोगे और कॉलेज में जब आप पढ़ाओगे ना, तो आपको चीजों को व्याख्यात्मक मोड में जाना पड़ेगा, समझाओगे भी। तो ज्यादातर हम जब कॉलेज में पढ़ाते हैं तो हम व्याख्यात्मक मोड में पढ़ाते हैं। तो व्याख्यात्मक मोड के बहुत ज्यादा लाभ भी हैं, तो काफी इसके नुकसान भी हैं। जैसे अभी मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको व्याख्यात्मक रूप से पढ़ा रहा हूं, बट मैं आप लोगों के सवाल, पूरी तरीके से ये व्याख्यात्मक क्लास नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये व्याख्यान क्लास भी है। पूरी तरीके से इसको व्याख्यात्मक क्लास नहीं कह सकते, बट कुछ हद तक इसको व्याख्यात्मक क्लास कह सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ को आपको वैसे तो दिखा दिखा कर भी समझा रहा हूं, बट फिर भी मेरे अपने अपने वर्डिंग यहाँ पर ज्यादा होते हैं, इसलिए ये क्या है, व्याख्यात्मक विधि। नानी नानी
दुल्हारी नानी। चलिए अब हम अगली विधि की तरफ रुख करते हैं। अब मुझे बताइए, शिक्षण विधि का मतलब समझ गए आप लोग, निर्देशात्मक विधि का मतलब समझ गए आप लोग, और व्याख्यात्मक विधि का मतलब समझ गए। तीन विधि का मतलब समझ गए आप तीनों का। पॉइंट नंबर 2, विज्ञान संकाय के, विज्ञान संकाय मतलब जैसे व्याख्यात्मक विधि में गणित नहीं समझा सकते ना भाई, गणित तो सॉल्व करवाई जा सकती है ना। आप अगर बोलकर ओरल तरीके से किसी को मैथ तो नहीं समझाते कि भाई ऐसा करो 2 गुणा 2 कर लो बराबर 4 आ गया, 4 गुणा 6 कर लो 8 आ गया, 8 फलाना दिखाना, इससे इसको काट दो, ऐसे थोड़ा ना होगा भाई, वो तो करके सिखाना पड़ेगा ना। व्याख्यात्मक विधि का मतलब ये होगा कि आप खड़े हो, आप बोल रहे हो 2 गुणा 2 कर लो यार, मैथ में कर लो, भाग कर लो, ऊपर 2 संख्या लगा दो, ब्रैकेट बंद कर दो, ऐसे थोड़ा ना समझाएंगे। इसलिए ये ज्यादा विज्ञान वर्ग में ये ज्यादा महत्वपूर्ण विधि नहीं मानी जाती है। खासकर इस विधि को आर्ट्स में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी साहित्य में, इन सब विधियों में इनको बेहतर माना जाता है। संख्या का मतलब क्या है सर जी? संकाय, अपना दिमाग घर छोड़कर ही आ गए हो क्या? जैसे विज्ञान वर्ग, विज्ञान संकाय होता है, कला संकाय होता है, कॉमर्स संकाय होता है, वाणिज्य संकाय होता है। बिल्कुल गूंठा टेक मत आओ मेरी क्लास में, दिमाग लगा कर आओ। गुरुजी क्लास में सारा डेटा खत्म हो जाता है, ज्ञान भी तो ले रही हो बेटा। अगर क्लास में सारा, एक तो ना वो ऐसा करो, इसमें वो आता है, देखो इसमें आता है 360p, यहां पर आता है सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग के ऑप्शन में 360p आता है, आप 360p पर देखा करो क्लास को, और इसमें ना अलग से एडवांस डेटा और डलवा लो भाई, और भी डेटा डलवा लो एडवांस। भाई देखो डेटा तो आप थोड़ा सा एडिशनल डेटा डलवा लो, आपको काम आएगा, खत्म नहीं होगा। सर मेरी पहली क्लास है, थ्योरी की क्लास कब 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 होती है बेटा? अभी 12 बजे क्लास चलेगी, 2-4 दिन 12-12 बजे आओ आप, फिर और उसके बाद में क्लास के समय में चेंज करेंगे। चलिए अब है साथियों, अगली विधि है, उसका मतलब व्याख्यान प्रदर्शन विधि। व्याख्यान प्रदर्शन विधि का मतलब है कि तुम व्याख्यान तो कर रहे हो लेकिन साथ के साथ दिखा रहे हो। जैसे मेरी अभी जो विधि है ना, वो कौन सी है? व्याख्यान प्रदर्शन विधि है, क्योंकि मैं व्याख्यान भी कर रहा हूं और मैं आपको दिखा भी रहा हूं, इसे कहते हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि। ठीक, क्या है इसके अंदर, आइए समझते हैं। इस विधि में शिक्षक को व्याख्यान देने के साथ साथ अपने व्याख्यान को बहुआयामी आधार देते हुए प्रयोग प्रदर्शन प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है। इसमें व्याख्यान विधि के साथ साथ प्रदर्शन विधि का समावेश रहता है। इसे भाषा युक्त प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग किया जाता है और इसी दौरान उन्हें प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रदर्शन कार्य शिक्षक द्वारा भली भांति अभ्यास करके सुनियोजित ढंग से किए जाने पर यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि। जैसे मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं ना आपको, वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं व्याख्या प्लस प्रदर्शन कर रहा हूं, या मतलब चीजों को दिखा रहा हूं, तब जाकर इसको क्या कहते हैं, इसको विधि का मतलब होता है। धर्मराज कह रहे हैं कि सर मैंने मकान मालिक के वाईफाई का पासवर्ड चोरी कर लिया है। क्या बात है गर्दा, बहुत बढ़िया भाई धर्मराज, मौज कर दी तेने तो यार, ये तो अरे लूट लिया रे, लूट लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, छा गया भाई धर्मराज, बहुत बढ़िया, बढ़िया किया तूने ये काम। भाई आप भी ये कर लो, आप भी ये कर लो भाई, लूट लिया, लूट लिया। कितने लोग रूम लेकर रहते हैं बाहर? आप में से कितने लोग हैं जो रूम लेकर रहते हैं बाहर?
पूजा कह रहे सर मैंने केवल बैच अर्जुना की क्लास किया था, नोट्स भी नहीं पढ़े थे, 26 क्वेश्चन सही हुए हैं, लेकिन जून में जेआरएफ करना है। बहुत बढ़िया, 26 क्वेश्चन काफी अच्छे सही हुए हैं आपके। क्या बात है, क्या बात है। इंदौर में रूम, अच्छा आप में से कितने लोग रूम लेके रहते हैं, दोबारा कमेंट करो मुझे। और कितने लोग घर से पढ़ते हैं, कितने लोग रूम लेके रहते हैं और कितने लोग घर से पढ़ रहे हैं, सब लोग कमेंट करके बताइए। सारे लोग कमेंट करके पढ़ाइए। अरे मैं मत बोलो, मैं का मतलब क्या है, मुझे क्या पता है घर है या रूम है। ऐसे बोलो होम या रूम, घर से या रूम से। अच्छा, अनुराधा घर से है, दिवांशु मेगा हॉस्टल में रहती है, रूम ले रखा है, जीतू घर से है। घर वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। रूम पर रूम पर रूम पर। सर मैं घर से पढ़ती हूँ, बहुत बढ़िया है। ओके, देखो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति है घर की, तो रूम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पर भी पढ़ सकते हो। क्योंकि रूम लेंगे कहीं पर तो 2-2.5 हजार से कम नहीं आएगा रूम। कम से कम 3,000 रुपए का तो रूम आएगा ही आएगा आज की डेट में। 3,000 का रूम आएगा कम से कम, ध्यान रहे। देखो एक बात समझो आप, देखो रूम लेकर पढ़ाई करना अच्छी बात है, बट आर्थिक रूप से अगर कमजोर है घर परिवार हमारा, तो मुझे लगता है कि घर से भी पढ़ा जा सकता है। घर में एक एक कमरा ले लो अपना, कमरा नहीं हो, एक कोना पकड़ लो। मतलब जैसे कि किसी के मान लो घर नहीं है, और एक ऐसा घर है, छोटा घर है, जहां पर मतलब सारे लोग रहते हैं, मान लो अलग से कोई सेपरेट कमरा नहीं है, ऐसे गांव में होता है। एक कॉर्नर पकड़ लो, कॉर्नर। उस कॉर्नर में अपनी टेबल लगाओ, एक कुर्सी लगाओ, और एक जुगाड़ कर लो पढ़ने का। प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए, तभी जाकर हम पढ़ सकते हैं। कुछ लोग हैं बेड पर बैठ के पढ़ते हैं, किताब ले ली बेड पर पढ़ लिए, कहीं पर। जब तक आपके पास एक प्रॉपर कोना नहीं होगा, तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। कहीं भी हो, चाहे आर्मी क्वार्टर में रह रही है ममता जी, कहीं भी हो, एक छोटा सा कोना पकड़ लो अपने लिए। अगर छोटा घर है तो, और घर बड़ा है तो एक रूम ले लो अपने लिए, वहीं पढ़ लो। ज्यादा कमरा अमरा लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। 5,000 रुपए महीना भी खर्चा आता तो बहुत बड़ी बात है। किसका? ईवा का? ये रहा, गर्म कर ले इसको, देखो गर्म कर ले गेट लगा दो भाई। अगर हम रूम लेकर भी रहते हैं ना कहीं, तो कितना खर्चा आ जाएगा? 5,000 तो आप मोटा मोटी मान कर चलिए आप। 3,000 रूम का रेंट है, और 2,000 तो आपका खाने पीने का, सब्जी का हो ही जाएगा खर्चा। फिर किराया भी लग जाएगा गांव से शहर तक आने का। 5-6 हजार रुपए मरे से मरे मान कर चलो आप, कि इतना खर्चा तो आपका होना ही होना है, चाहे आप छोटे शहर में रहो चाहे बड़े में रहो। भाई मैं, मेरी सलाह है व्यक्तिगत रूप से कि आप 5-6 हजार रुपए महीना मत खर्च करो भाई। भाई एक किसान के परिवार में 6,000 रुपए का महत्व मैं जानता हूं। इससे बेहतर मेरी सलाह यह है कि जो तुम 5,000 रुपए महीना खर्च कर रहे हो ना, उसकी जगह तुम अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो, अच्छी किताब खरीद लो। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, पता है। पर ऐसे रूम लेकर रहने में फिर देखो सारी एनर्जी लग जाती है। सर 20,000, 30,000 खर्चा होगा? अरे भाई नहीं, 20,000 खर्चा नहीं होता महीने का। 5,000 होता है, 5, 5.5 खींच के। देखो मेरी बात समझो, मेरी सलाह ये है, देखो रूम लेकर आप रहते हो ना, खाना बनाने में आप ही का समय जाता है। खाना बनाते हो, खाना 1 घंटे में खाना बनता है।
45 मिनट में खाना बनाते हो, सब्जी रोटी 45 मिनट बनाते हो, फिर खाते हो, 1 घंटा उसमें चला जाता है, खाते ही नींद आती है, थकान तो हो ही जाती है ना खाना बनाते हुए, चाहे मॉर्निंग में बनाना है, फिर इवनिंग में बनाना है। और अकेले आदमी को खाना बनाने में भी दिक्कत आती है, आलस करता है, अरे यार आज तो रहने देता हूं, अरे यार सुबह की सब्जी को शाम को खा लेता हूं। ये हमेशा दिक्कत होती है। मेरा सुझाव ये है कि अगर आपके घर में एक अनुकूल माहौल है, और माहौल बनाना पड़ता है, माहौल होता नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है, तो घर से पढ़ाई करोगे तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना आ गया। सर मेरा घर इतना ज्यादा कंजस्टेड है कि मुझे एक कोना भी मिलना मुश्किल है, इसलिए एक पलंग ही पकड़ रखा है, उस पर सब रहता है। मालती प्रजापति, बिल्कुल मालती, अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही है, बट फिर भी है ना, कोशिश करो कि बेड के पास में किताब की रैक रख ली, सारी किताब वहीं रख ली, कि होना चाहिए भाई थोड़ा सा भी यहाँ पर सारी चीजें होंगी। सर नेट जेआरएफ करने के साथ साथ कोई दूसरा कोर्स भी करना सही रहेगा क्या, रिचा कह रही है। नहीं बेटा, रिचा मैं कहता हूं कि 10-10 जगह टांग अड़ जाओगी ना तो सफलता नहीं मिलेगी। एक काम कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। देखो टीचिंग लाइन हमारे लिए बहुत आसान है। देखो आज की डेट में हम बैंक की नौकरी नहीं लग सकते, क्योंकि बैंक में बहुत हाई मेहनत आती है, ना एसएससी की लग सकते। मेरी सलाह है कि टीचिंग लाइन में ही रहो आप। टीचिंग लाइन में नौकरी लेना ज्यादा आसान होता है कंपेयर किसी और चीज में। तो टीचिंग लाइन में ज्यादा से ज्यादा तुम बीएड कर लो। तो बीएड करने से ये फायदा होगा कि नेट की तैयारी के साथ साथ नेट भी हो जाएगा, और बीएड होने से तुम टीचर की एग्जाम दे सकती हो। तो ये हो सकता है, बीएड कर सकते हो। 10-10 जगह टांग मत अड़ाओ, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे, मेरी गारंटी है, दिक्कत आ जाएगी। सर मुझे तो खाना भी 4 बार बनाना पड़ता है। ममता देवी, क्यों भाई, फौजी इतना खाना खाते हैं क्या? है जी, आप तो आर्मी के उसमें रहती हो, तो 4 बार खाना क्यों बनाना पड़ता है? मेरा पीएचडी का इंटरव्यू है, आपसे बात करना था, कितने बजे कॉल करूं? पीएचडी के इंटरव्यू के लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप सर्च करना यूट्यूब पर पीएचडी वाइवा डॉक्टर लोकेश वाली। मैंने 20-20 25-25 मिनट के वीडियो बना रखे हैं। जो चीज तुम मुझसे फोन पर नहीं सीख पाओगे, वो एक बार उन वीडियोस को देखना। फोन भले ही मुझे कर लेना, शाम को कर लेना 5 बजे के आसपास, फोन करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर पहले एक बार उन वीडियोस को देखना। सर मेरा बीएड है, मैंने वर्ग 1 का एग्जाम दिया है। मालती, सही किया आपने। हमको तो सिर्फ प्रोफेसर बनना है। देखो डिपेंड करता है कि किसी को प्रोफेसर ही बनना है, किसी को ये था कि यार छोटी मोटी जो नौकरी लग जाए वो लेनी है मुझे। हर आदमी का अपने टारगेट्स होते हैं। हाँ, छोटी मोटी जो लग जाए वो मिल जाए तो बढ़िया है, कुछ लोगों के ये टारगेट रहते हैं। सर ऑस्ट्रेलिया से पढ़ रही हूं, सोहना खान। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ रही हैं आप सोना, क्या बात है। हो ऑस्ट्रेलिया से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया में क्या करती हैं आप, रहते हैं आपके पति रहते हैं? धर्मराज कह रहे हैं सर मैंने गांडी उधारी देखकर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। जियो राजा जियो, जियो। हाँ मैंने गांडी उधारी को पीएचडी के पर्पज से पढ़ाया था, जो पीएचडी में एंट्रेंस होता है ना, उसके पर्पज से पढ़ाया था गांडी उधारी। जियो राजा, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही गर्दे उड़ाते जाओ यार, अच्छा लगता है। यही है अपना तो, बस आप लोग सफल हो जाओ। कभी बच्चों के लिए तो कभी हस्बैंड के लिए। नियम बना लो कि ये आटा लगा दिया है, एक बार आटा गूंद के रख दो, और भाई चपाती बना रही हूं, खाना हो तब खा लिया करो। 10 बार नाच मत नचाओ। पति को गाइड कर दो, नकेल कस दो थोड़ी पति की, और बच्चों की भी नकेल कस दो कि खाना 2 टाइम ही बनेगा, ये बार बार नहीं। पढ़ाई करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है, धमका दो थोड़ा सा पति देव को। और पतियों को तो जितना धमका कर रखे उतना ज्यादा अच्छा है, कंट्रोल में तभी रहते हैं। मेरे साथ भी यही होता है। हिंदी की क्लास भी होगी भाई।
सर मेरी मम्मी नहीं है तो काम के साथ वो माय गॉड ऋचा कहती है। हस्बैंड सुन रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। आपने कुछ नहीं कहा, उनको समझ लग गया होगा। मेरा उदाहरण दे दो कि सर पर कितनी नकेल कस रखी है मैडम ने, देखो ऐसे उदाहरण, क्योंकि हाँ भाई जरूरी है लगाम कस कर रखना। सर आप अपनी आप बीती नहीं सुना रहे हो भाई, मैं मेरी आप बीती सुनाऊं? हम जग बीती क्यों सुनाएं, हम तो आप बीती सुनाएंगे। जग बीती क्यों सुनाएंगे, हम तो आप बीती सुनाएंगे। सोना कह रही सर हम 55 ईयर ओल्ड हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सोना जी। पिछले बैच में वेद भूषण शर्मा जी थे जिन्होंने योगा से नेट पास किया था। 65 वर्ष उम्र थी उनकी। लगी रहिए आप, नेट हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया ममता जी। सर मुझे तो बहुत काम होते हैं, पढ़ने के टाइम नहीं मिलता है, इसलिए तो आपकी ऑनलाइन क्लास ली हूं। देखो काम सबके पास होते हैं बेटा, लेकिन आपको वरीयता देनी पड़ेगी कौन सा काम कितना प्राथमिक है और कौन सा काम द्वितीयक हो सकता है। एक बात बताऊं मैं आपको, गांव में जो पूरे दिन ताश खेल रहे हैं ना, जो थड़ी पर बैठे रहते हैं गांव में, वो गांव में नहीं, वो जैसे वो पांचाल नहीं लगी थड़ी रहती है, जब पर चाय वाय पीते रहते हैं लोग, बस स्टैंड या चौपाल पर बैठे रहते हैं, बिल्कुल निठल्ले ताश खेल रहे हैं, पूरे दिन ताश खेलते हैं। उनसे जाकर कह दो, अरे भाई फलानी जगह चल रहा है कोई काम है, अरे भाई टाइम ना है। ताश खेलने का आगे फुर्सत नहीं है। हर आदमी कुछ न कुछ करता रहता है, बट डिपेंड ये करता है कि वो कौन से काम को सर्वोपरि मानता है। हर आदमी बिजी है, पर आप अपने अनुसार शेड्यूल बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो अपना ढंग ढंग से, कि भाई मुझे इतने बजे ये पढ़ना है, ये चीजें वरीयता में है। सर जो घर में रहते हैं उनको काम करना ही पड़ता है, ये बात भी सत्य है आजकल हमारे समाज की। पूजा यादव जी क्या करें, यही तो बात है। ममता जी कह रही कि मैंने तो 9 साल बाद में पढ़ना शुरू किया है। कोई बात नहीं ममता जी, जब जागो तभी सवेरा। बस उस इंसान के पास ना एक टारगेट होना जरूरी है, लक्ष्य होना जरूरी है, और आदमी का वजूद तभी है जब तुम कुछ बन पाओगे। एक घर में 2 बहू हैं, एक बहू मास्टरनी लग गई और एक बहू ना लगी। मास्टरनी की ज्यादा वैल्यू, कुछ काम और ना करेगी घर में, वो सास उसके मारे ऐसे घूमती रहेगी पूरे दिन। अरे नहीं, नौकरी पे गई है, ड्यूटी पे गई है, आएगी। ड्यूटी गई है, आज की तो ड्यूटी है, स्कूल गई है, कॉलेज गई है। और जो घर पर रहने वाली बेचारी पूरे दिन काम करती रहती है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई वजूद बनाओ अपना, कि आज के जमाने में लोग ना उगते सूरज को सलाम करते हैं, ज्यादा सीधे लोगों की वैल्यू भी नहीं है। जितना ज्यादा आप सीधा बनकर रहोगे, दुनिया उतने ही आपको दबाती हुई चलेगी। चाहे वो घर हो, ये माता पिता के साथ भी होता है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत सीधा है तो उसकी वैल्यू नहीं है। सबके साथ यही होता है, माता पिता, पति पत्नी, सबके साथ। तुम अगर घर में सीधी बनकर रहोगे तो तुम्हारा पति दबाएगा तुमको। अगर तुम बहुत सीधा बन के रहोगे, तुम्हारी पत्नी दबाएगी, जैसे कि मुझे दबाती है। समझ रहे हो आप? हाँ, तो सीधा बनकर भी मत रहो। मन ना कह रही कि मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहे हो। अरे बाप रे, छूट गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तुषार मिश्रा, देखो भाई मेरे एक बात बताऊं, मेरे पिताजी एक बात कहते हैं, और ये बात उन्होंने बहुत साल पहले कही, पर बचपन में ही कही है लगा लो, पर मेरे दिमाग में बैठ गई। आज के जमाने में अगर जंगल में कोई शिकारी निकले और शेर मारने के हथियार लेकर निकलेगा ना, तब जाकर गीदड़ मरता है। मेरी बात सुनो, कहावत ऐसे है कि आज के जमाने में अगर जंगल में कोई शिकारी शेर का शिकार करने के हथियार लेकर जाएगा ना, हथियार शेर का शिकार करने का, तब जाकर गीदड़ मरता है आज के जमाने में। अगर तुम गीदड़ मारने के हथियार लेकर जाओगे तो चींटी भी ना मरेगी। जब तुम बड़ी तैयारी करोगे ना, तो बड़ी ना मिले लेकिन छोटी तो मिल ही जाएगी।
और तुम्हारी सोच ही छोटी है, छोटी तैयारी कर रहे हो, उसको कुछ ना मिले इस जमाने में, ध्यान रखना। इसलिए बड़ी तैयारी करो। अरे बड़ी ना सही, लेकिन छोटी मोटी तो मिलेगी कम से कम। और अगर जो आदमी छोटी की सोच कर चल रहा है, उसको छोटी भी नहीं मिलेगी, तो कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। जी सर, अब आगे पढ़ाइए। काजल सिंह, इनको लगता है कि ये मैं जो बता रहा हूं ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब काजल केवल किताबी ज्ञान नहीं देना होता है, इसे कहते हैं सर्वांगीण विकास। पढ़ाई में ये बातें भी जरूरी हैं। पढ़ाई केवल किताब का ज्ञान नहीं देती है, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अगर आप समझदार बनकर काजल तुमने ये कमेंट किया है तो तुम बेवकूफ हो फिर तो कमेंट करके, क्योंकि ज्यादा समझदारी भी बेवकूफी की निशानी होती है। जैसे आपको ये लग रहा है कि ये टीचर तो बेवकूफ है, आपको ये लग रहा है कि बच्चे बेवकूफ हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। बेटा ऐसा नहीं है, ये बातें जीवन के लिए जरूरी है। पढ़ाई से सर्वांगीण विकास होता है, किताबों का ज्ञान भी मिलता है और जीवन का ज्ञान भी मिलता है। ओके, तो ये जीवन का ज्ञान है कि हमको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तुम ज्ञानी कितने ही हो जाओ, अगर जीवन का ज्ञान नहीं है तो फिर तुम्हारे ज्ञान की वैल्यू नहीं है। इसलिए ये जरूरी है काजल, इतनी समझदार मत बनो, जब मुझे पढ़ाना होगा मैं पढ़ा लूंगा, ये पढ़ा ही रहा हूं इस समय में। किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। वंदना का एक मैं मैसेज देख लेता हूं, क्या कहती हैं। निखत कह रहे हैं कि हमारे पापा ने कल 3 थप्पड़ मारे कि कल उनको पता चल गया कि हम छुप कर पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपका जवाब भी दूंगा, एक बार पहले वंदना का जवाब दे देता हूं। सर नेट जेआरएफ के साथ साथ पीआरटी की भी तैयारी करती हूं, क्योंकि दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है वंदना, बिल्कुल कर सकती हो आप, बिल्कुल कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। ओके, देखो मैं समझता हूं कि हमारा जो समाज है बहुत ज्यादा रूढ़ियों से बंधा हुआ है। कुछ समाज के वर्ग हैं जो इन रूढ़ियों से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं, और कुछ समाज के ऐसे भी वर्ग हैं जो अभी इस रूढ़ियों में बहुत घुसे हुए हैं। अपनी बहन बेटियों को भी वो आगे नहीं देना चाहते, उनको एज ए महिला के रूप में देखते हैं। जब महिला और पुरुष दो नाम की चीज हो जाती है ना, तो दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है कि जो शोषण का जो शुरुआत होती है ना, वो अपने घर से होती है, अपने खुद के घर से, माता पिता से शुरुआत होती है सबसे पहले। जैसे दो हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़का पूरे दिन आवारागर्दी करता रहता है, उससे कोई नहीं पूछता तू क्या कर रहा है। लड़की है, अगर 2 मिनट अकेले जाकर अपनी सहेली के पास भी फोन कर लिया तो लोग उसको अलग दृष्टि से देखेंगे कि कहां बात कर रही है, कहां बात कर रही है, कहां बात, इसको इतना फोन मत दिया करो, कहां बात कर रही है। मतलब चाहे वो बच्ची बहुत सही है, उसने अपनी सहेली को फोन किया है, ये कोई भी अच्छे काम के लिए फोन किया है, लेकिन सबसे पहले माता पिता या घर में रहने वाले लोग ही उसके बारे में गलत सोचते हैं। यानी कि गलत सोचने की शुरुआत कहां से हुई? घर से हुई है। तो घर से ही उसका शोषण होना शुरू हो जाता है। एक महिला शुरुआत में, जैसे कि निखत ने कमेंट किया था, मैंने जो पढ़ा है उसको, सबसे पहले तो अपने पिता के शोषण का शिकार, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे वर्ग बाहर निकल चुके हैं और बहुत सारे वर्ग ऐसी दकियानुसी चीजों में फंसे हुए हैं। पहले तो सबसे पहले कि माता पिता से डर कर रहना पड़ता है, फिर थोड़ी बड़ी होती हैं, भाइयों से डर कर रहना पड़ता है। फिर उनको लगता है कि मैं तो जब मैं पति के घर जाऊंगी ना तब अच्छे से रहूंगी, मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी। पति भी ऐसे ही मिल जाते हैं, फिर पति के सब डर के रहना पड़ता है। फिर उसको लगता है कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा ना तो मैं अपनी मर्जी की करूंगी। जब जब बेटा बड़ा होता है ना तो आप बूढ़ी होने लगती हैं, तो बेटा कहे, बेटा नया जमाने का है, आप पुराने जमाने की हो, तो बेटा कहेगा अरे आपको माता पता भी नहीं है,
आज के जमाने में क्या हो रहा है, तुम पुराने जमाने की बात कर रही हो। तो आपको पुराने जमाने का कहकर चुप करा दिया जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन आज भी बहुत लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको अपने ही घर में दबाकर कुचल कर रखा जाता है। अब ये कितनी बड़ी बात है। ये बात है, लेकिन मैं एक बात तब भी कह रहा हूं आपसे कि जितनी भी बेड़ियां हैं, जितनी भी बेड़ियां जो आपके ऊपर लगी हुई हैं, पिता की, मां की, भाई की, बहन की, जितनी भी बेड़ियां हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ही टूट सकती हैं, पढ़ाई। तुम चाहे कैसे भी करो, चाहे आज तुमने 3 थप्पड़ खाए, कल तुम्हें कोई 10 थप्पड़ मारे, तुम 10 थप्पड़ खाओ, पर अपनी पढ़ाई को बंद मत कर, क्योंकि तुम पढ़ गई, तुम लिख गई, तुम कामयाब हो गई, तो ये जो लोग आज आपको रोक रहे हैं ना, वही आपके सामने आएंगे। और अगर नहीं भी आएंगे तो आपको इनकी जरूरत ही नहीं रहेगी कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो, आप अपने डिसीजन खुद से ले पा रही हो। ये जो लोग आपको रोकने आ रहे हैं, चाहे वो आपके पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, कोई भी हो, XYZ, या तो ये आपके पास आ जाएंगे, अगर नहीं भी आएंगे तो हमको इनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम एक अलग व्यक्तित्व हैं, एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, लिखेंगे, या फिर हम कोई भी काम करेंगे, नौकरी करेंगे, अपने तरीके से करेंगे सारा काम। शोषण की भी एक सीमा होती है कि आप कितना शोषण सह सकते हो। इसलिए एजुकेशन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इन सारे बंधनों को तोड़ सकता है। बिल्कुल ममता जी, होना भी चाहिए इस तरीके का। म- मनीषा कह रही है कि सर एज हो गई है, 35 साल तक महिलाओं की एज होती है, नेट पास करो, प्रोफेसर बनो बेटा। एजुकेशन एकमात्र टूल है जीवन का जो गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, जात पात सबको मिटा सकता है। एजुकेशन करो। अब मान लो, सपोज करो, आज मान लो किसी का पति किसी को पढ़ने नहीं दे रहा, या किसी का पिता किसी को पढ़ने नहीं दे रहा, और कल के दिन आप प्रोफेसर बन जाती हैं। आज के दिन किसी का पति किसी को पढ़ने नहीं दे रहा, छुप छुप कर पढ़ रही हो, किसी का पिता नहीं पढ़ने दे रहा, थप्पड़ मार रहा है, छुप छुप कर पढ़ रही हो, और कल के दिन आप प्रोफेसर बन जाओगी, तो क्या होगा? ये जो लोग हैं ना, चिपकेंगे आपके आके, और गिनाएंगे कि मैंने तेरे लिए क्या किया, मैंने तेरी इतना फीस, गिनाएंगे अपने की हुई बातों को, गिनाएंगे। जो मानसिक टॉर्चर दिया है उसको नहीं गिनाएंगे, और वो गिनाएंगे मैंने ये किया तुम्हारे लिए। एक बात बताऊं, इनकी तब हमको जरूरत ही नहीं रहेगी। ध्यान रखना आप, इसलिए अभी पढ़ लो आप। फिरदौस कह रही है कि सर मैंने अपने पति को बहुत मनाने के बाद पढ़ाई शुरू की है। पता नहीं आज के जमाने के पतियों को क्या हो रहा है, डरते हैं क्या पत्नियों से कि पढ़ जाएगी, लिख जाएगी, बड़ी हो जाएगी? अरे तो होने दो ना भाई, भरोसा रखो। तुम अगर कामयाब नहीं हो तो क्या तुम तुम्हारी पत्नियों को भी कामयाब नहीं होने दोगे क्या? सोचो। सर मेरे हस्बैंड पढ़ाई में हेल्प करते हैं, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, रीता कह रहे हैं इस चीज को। बिल्कुल रीता जी, समझदार व्यक्ति समझदारी का ही काम करता है, मूर्ख व्यक्ति मूर्खता का काम करता है। मूर्खता पैसों से नहीं आती है। कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, अच्छा बिजनेस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बहुत दकियानुसी सोच के होते हैं,
महिलाओं को दबा कर रखते हैं, किसी अपनी बेटी को मारते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, कुछ भी हो सकता है। पैसों से कभी समझदारी नहीं आती है। विद्या दधाति विनियम, विनियम दधाति पात्रता। विद्या ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको विनम्र बना सकती है, और विद्या ही एकमात्र चीज ऐसी है जो आपको एक अच्छा नागरिक बना सकती है। विद्या दधाति विनियम, विनियम दधाति पात्रता, यानी विद्या विनम्रता को जन्म देती है, यही विनम्रता आपको अच्छा नागरिक बनाती है। पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ा लिखा होना बड़ी बात है। बिल्कुल करना भी चाहिए यार, आप लोगों को जो आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं खुद भी उनमें से एक हूं जो सपोर्ट करता हूं। और मैं तो उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, उनकी समझदारी का पर साधुवाद देता हूं, जो आप लोगों को स्वतंत्र कर रहे हैं पढ़ने के लिए। भाई आप एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, कोई रोक भी कैसे सकता है, बट कोई आपका सपोर्ट कर रहा है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, बहुत बड़ी बात है। अंजना कुमारी केसरी कह रही है कि सर मैं मेरे हस्बैंड की वजह से पढ़ रही हूं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल निखत जो कह रही हैं ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, क्योंकि एक हमारी जो मेरी पत्नी है पूजा जी, उनकी बड़ी बहन कह लो, उनकी दोस्त कह लो, जो भी कह लो, उनकी वो महारानी कॉलेज में प्रोफेसर हैं जयपुर में, उनकी करीबी हैं, उनकी छात्र हैं ये। तो वो एक दिन मुझे बता रही थी कि उनको क्या-क्या समस्याएं हैं, तो मैं इनके बारे में थोड़ा-सा जानता हूँ। तो बिल्कुल ये सही कह रही हैं, गलत नहीं कह रही हैं, और बहुत बड़ी बात है सपोर्ट करना भी अपने आप में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। माया कह रही है मेरे पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं, वाक़ई अच्छी बात है यार ये सब चीज़ें। देखो जीवन में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब सब लोग ठोकर देने लग जाए ना जीवन में, चारों तरफ से जब आदमी को ठोकर मिलने लग जाती है, पति की तरफ से भी, पिता की तरफ से भी, सब तरीके से, तो एक ही मोटिवेशन होना चाहिए कि मेरी तरफ से भाड़ में जाएं ये सब लोग, मुझे कुछ बनना है और अपना जीवन अपने तरीके से जीना है, बस दैट्स इट। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, ना ऐसा पिता चाहिए, ना ऐसा पति चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं केवल अपने लिए जीती हूं, मैं अपने लिए जीता हूं, और मुझे अपने लिए करना है। घोर स्वार्थी हो जाना चाहिए इंसान को, बस सीधा रखे कि भाई मुझे मतलब ही नहीं है, मैं अपना काम निकाल रही हूं, घर में रह रही हूं, मतलब खाना निकाल रही हूं, जैसे भी काम निकाल कर मुझे पढ़ाई करके नौकरी लगना, प्रोफेसर बनना है, फिर भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से मरे जिए कुछ भी हो। जो लोग ऐसा, उनके बारे में तुम ऐसा सोचो और आगे बढ़ो, ऐसा सोच लो उनके बारे में, आगे बढ़ो, बस दैट्स इट। कि मेरी तरफ से तो भाड़ में जाएं जो लोग सपोर्ट नहीं करते, जिनके पति पिता या इस तरीके के लोग हैं उनको। बिल्कुल, तो एक ही चीज को टारगेट में रखो कि भाई मुझे मेरा काम निकालना है, इनके घर में रहना है, खाना है, और अपनी पढ़ाई लिखाई लुक छिप के कैसे भी करनी है, बाद में भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से तो कहीं भी जाओ, बस आप सक्सेस हो जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, अलग यूनिवर्सिटी में अलग क्वार्टर मिल जाएगा, अलग से रहो, कोई मतलब ही नहीं है, सरकार प्रोटेक्शन देगी, बस अपना काम अपने तरीके से करो। शोषण भी कब तक सह सकते हो आप? ओके भाई मालती, बहुत बढ़िया बात है। और जीवन में ये चीजें जरूरी हैं, मोटिवेशन भी जरूरी है लाइफ में यार। बिल्कुल तैयार हो जाओ, मैं आपके साथ हूं पूरी तरीके से। 10 तारीख से हम लोग क्लासेज का कारवा बढ़ा देंगे, क्योंकि मेरे साथ मैडम भी जुड़ जाएंगी, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्लासेज करेंगे। पेपर वन की तो तुम चिंता ही मत करो, पेपर वन तो वैसे भी हंसते खेलते हो ही जाएगा। पेपर वन तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पेपर वन तो बहुत छोटा है, सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य का, उसमें मेरे साथ मैडम भी जुड़ जाएंगी, और जो टीचर्स हैं वो तो लगभग अपना पढ़ा ही रहे हैं।
लक्ष्य के बीच में जो आए उनको इग्नोर ही करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, मैं तो कहूंगा। वेरी गुड अनुराग, अनुराधा गर्ग, बहुत बढ़िया। चले गाइस, अब हम आपसे कल मिलेंगे, और मतलब शाम को मिलेंगे हिंदी वाली क्लास में, और कल मिलेंगे पेपर 1 की क्लास में। और जितने भी लोगों का राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उन सबको मेरी अग्रिम बधाई। जाओ एग्जाम देकर आओ। तो साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत कहते रहिए, और एक पूरी तरीके से मोटिवेट रहो अंदर से। और भाई मुझे तो फाड़ना है दुनिया को, बस ये सोच के चलो। थैंक यू, विशेष प्रेम, लव यू ऑल।